नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के बारे में। जो यूजीसी नेट है इसका जो सिलेबस है इसकी हम बात करते हैं। इसका जो ये कोड है, ये कोड तो इसमें दिया गया है 02। ये प्रत्येक 6 मंथ में एग्जाम होती है आपकी, और ये इसका कोड है 02 है। ठीक है, इसके नाम से आपको सिलेबस यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके साथ में हम बात करें, इस सब्जेक्ट की हम बात करें, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें आपके कहाँ से आएगा, हाँ, ये जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ये हमारे पास दिया गया है। इस सिलेबस की हमारे पास 10 यूनिट है। ये 10 यूनिट है। इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट हम देखेंगे, थ्योरी के साथ में इसमें थॉट का पार्ट देखेंगे, इसमें आईआर का पार्ट देखेंगे, और आईआर के साथ में हम देखेंगे इसके विभिन्न तथ्य हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर। इसकी इकाइयां दे रखी है। तो इसका जो फर्स्ट इकाई है इसका नाम दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत के नाम से। राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में ये जो अवधारणा वाला टॉपिक है हमारे पास, अवधारणा वाला जो टॉपिक है इसमें हमारे पास देखने को मिलती है, एक तो मिलती है हमारे पास स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है, और एक मिनट, ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखने को मिलती है अवधारणाएं। अवधारणा में हमारे पास में है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। इन सारी चीजों के बारे में बेसिक डिटेल की अध्ययन करनी है कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के जो मूल आयाम क्या है, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होती है, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है, और स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न जो राजनीतिक विचारक हैं, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, और हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इन सब के क्या थॉट प्रोसेस हैं स्वतंत्रता के बारे में। इसी प्रकार से इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में, ठीक है, और न्याय के बारे में, और अधिकारों के बारे में, और ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं जिसमें नागरिकता है, शक्ति है, लोकतंत्र है, इसके बेसिक आयाम और कंसेप्ट के आधार पर इसमें बिंदु दे रखे हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। इसकी हम अगर शुरुआत करना चाहें तो 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें हमारे पास ये सारे तथ्य बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, दूसरी है राजनीतिक परंपराएं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस बोलते हैं इनको। इसमें बात कर रहे, इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं इसका नाम है उदारवाद, लिबरलिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिव की अवधारणा अनुदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है, और परिस्थितिवाद है। और ये जो सारी इसके साथ में दे रखा है बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। ये सारी चीजें हमारे पास दे रखी है किसमें, राजनीतिक सिद्धांत में दे रखा है। राजनीतिक सिद्धांत में ये अवधारणाएं हमें देखने को मिलती है जिसमें हमारे पास इसमें इस यूनिट है इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, 10 क्वेश्चन में हमारे पास ये जो मार्क्सवाद है, नारीवाद है, इनके से जुड़ी हुई थ्योरी, कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, इसके साथ में जो फेमिनिज्म है, नारीवाद है, नारियों के अधिकारों की बात है, इसके साथ में अनुदारवादी जो अवधारणा है इसकी बात है। ये जितनी भी अवधारणा है इनके बारे में इस यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके हमारे पास में पूरी 10 यूनिट है, और इनमें से प्रत्येक यूनिट से क्या होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे है हमारे पास में सेकंड यूनिट। ठीक है, सेकंड यूनिट में है हमारे पास राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक कौन कौन से हैं, राजनीतिक विचारों की हम बात करें तो ये हमारे पास सामने दे रखे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ठीक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की हम बात करें तो सबसे पहले दे रखे चीन का जो विचारक है कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस दे रखा है। फिर यूनान का विचारक है प्लेटो। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है अरस्तु। देखो जो प्लेटो है, प्लेटो को तो राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन जिसमें पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसका जो फिलोसफी का आधार माने, दर्शन का आधार माने, तो दर्शन के आधार पर तो प्लेटो का विचार हमारे सामने आता है। ठीक है, और उसके बाद में सिस्टमेटिक अध्ययन की बात करता है अरस्तु, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक स्वरूप की बात करें तो आधुनिक स्वरूप में मैकियावेली का नाम आता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में राज्य और मानव स्वभाव के आधार पर हम बात करें, मानव स्वभाव और राज्य के बाद में होब्स के विचार हमें देखने को मिलते हैं।
ये वो विचारक हैं जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल का पूरा अध्ययन करके इसकी सिस्टमेटिक एक स्टडी है वो हमारे सामने पेश की है। ठीक है, उसके बाद में होब्स के विचारों को आगे बढ़ाया लोक बात करता है। उसके बाद में जो हमारा स्विट्जरलैंड में जन्मा हुआ रूसो है, रूसो एक ऐसा विचारक है जो स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है और व्यक्ति के फ्रीडम के पक्ष की बात करता है। इसके साथ में हीगल है, मेरी वोलस्टोनक्रॉफ्ट है, जॉन स्टूट मिल है, ठीक है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हन्ना हारेंट है, फ्रांज फेनन है, माओ जेदांग है और जॉन रोल्स है। ये जितने भी विचारक हैं इनमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की बात करता है। राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है ये इनके विचारों से निकलकर सामने आता है। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के ये जो हमारे पास विचारक देखने को मिलते हैं ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में हमारे पास देखने को मिलते हैं हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचारों की हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हमारे कौन कौन से विचारक हैं। एक तो है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के नाम से एक ग्रंथ है उसकी बात की गई, उसको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में कौटिल्य को शामिल किया गया है, कौटिल्य है हमारे जो चाणक्य भी बोलते हैं उनको शामिल किया गया है। आगन सूत्ता को शामिल किया गया है, ये भी एक धर्म ग्रंथ का पार्ट है। इसके साथ में बरनी को शामिल किया गया है, कबीर को शामिल किया है, कबीर का जो लिटरेचर है उसको हमें देखने को मिलता है। इसके साथ में पंडिता रमाबाई की बात की गई है, ये भी हमारे भारतीय राजनीतिक विचार में इसके अच्छे महत्वता, अच्छे इसके योगदान माने जाते हैं। इसके साथ में बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक के विचार हमें देखने को मिलते हैं। फिर बाद में आगे देखें तो स्वामी विवेकानंद का जो विचार है ये हमें देखने को मिलता है। इन्होंने कहा था उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक संघर्ष करते रहो। उसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास अगला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो रविंद्रनाथ टैगोर के भारतीय राजनीति के संबंध में जो विचार हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं। इनके जो विचार हैं राज्य के विचार हैं, इनके ग्राम स्वराज्य की अवधारणा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं, ये सारी बुक है ये हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अरविंदो के विचार हैं। ठीक है, श्री अरविंदो, ये जो पेरियार ईवी रामास्वामी की बात है, ये दक्षिणी भारत के ऐसे लीडर थे जिन्होंने जो महत्वपूर्ण जो धार्मिक विचार हैं, धार्मिक रूढ़िवादी हैं, इनका अंत किया है इन्होंने। इसके साथ में मोहम्मद इकबाल है जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने स्वतंत्रता संग्राम में हम लोगों को मोटिवेट करने का काम किया है। ठीक है, उसके बाद में हमारे बात आती है तो एम.एन. रॉय हैं। एम.एन. रॉय ये विचारक हैं जिन्होंने मार्क्सवादी विचारक हैं जिन्होंने नव मानवतावाद का कंसेप्ट दिया था। ये सारे विचारक हमें देखने को मिलता है। जयप्रकाश नारायण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। ठीक है, इसके साथ में राम मनोहर लोहिया है, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद है, इसके लोकतंत्र से संबंधित विचार हैं, ये इसमें हम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारे फर्स्ट जो प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की बात है। जवाहरलाल नेहरू के जो विचार हैं ये इनके जो समाजवाद का कंसेप्ट है, इनका जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनके विचार देखने को मिलते हैं। और फिर बाद में V.D. सावरकर के जो विचार है ये हमें देखने को मिलते हैं इस जो यूनिट है। उसके बाद में लास्ट में है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो ये हमारे जितने भी विचारक हैं ये हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। इनमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यूजीसी नेट की सिलेबस की हमारे हिसाब से हम बात कर रहे हैं और ये आपके प्रत्येक 6 मंथ से होती है। और अभी जो एग्जाम होगी वो होगी जून 2023 में। जून 2023 में जो एग्जाम है वो होगी आपकी। और अभी आपके आप अभी से इसकी तैयारी करोगे तो 10 यूनिट आप कंप्लीट कर पाओगे। तो ये हमारे यूजीसी नेट की जो परीक्षा है इसका ये जो पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान से अगर आप बैठना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करें किसकी, इसके बाद में इसकी चौथी यूनिट है वो है तुलनात्मक राजनीति के बारे में। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के बारे में बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं तुलनात्मक राजनीति के हिसाब से हम बात करें तो इसमें दे रखा है उपागम के आधार पर संस्थागत उपागम, ठीक है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद और तुलनात्मक विधियां। मतलब क्या है कि राजनीतिक संस्कृति है, ठीक है, और संस्थाओं का अध्ययन है। इसके साथ में यह है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात की गई है।
इसके साथ में बात की गई है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात की गई है, जिसमें नव संस्थावाद की बात इसमें की गई है। ठीक है, आगे हम बात करें नव उपनिवेशवाद की बात की गई है, इसके साथ में उपनिवेशवाद की बात की गई है, उपनिवेशीकरण के बारे में बात की गई है। इसके साथ में यह है कि उपनिवेश का जो स्वरूप है वो कैसा रहा था। हमारे यहाँ ब्रिटेन का आधिपत्य रहा है। 1600 ईस्वी में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। उसके बाद में खूब सारे दिन तक 1857 तक करीबन ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ शासन रहा। उसके बाद में 1858 से लेकर 1947 तक हमारे देश में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्ट शासन न रहकर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलती है। औपनिवेशिकता है, इसका जो विरोध है, इसका संघर्ष है, इसके साथ में उपनिवेशीकरण है, उपनिवेशीकरण का खात्मा है। ये सारे विचार हमें देखने को मिलते हैं इसके सिलेबस में। उसके बाद में देखने को मिलता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, यूरोपीय तथा गैर यूरोपियों का जो राष्ट्रवाद है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का कंसेप्ट क्या है? जिसमें भाषा आती है, बोली आती है, पूरे देश की जो यूनाइट अखंडता है, ये सारी चीजें राष्ट्रवाद का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें राज्य के सिद्धांत की बात की गई है, स्टेट थ्योरी की बात की गई है। स्टेट थ्योरी में हमारे पास देखने को मिलता है पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में राज्य की प्रकृति। मतलब ये है कि जो कैपिटलिज्म है और जो सोशलिज्म है, इसमें स्टेट की क्या प्रवृत्ति थी, स्टेट की क्या प्रकृति है, इसकी स्टेट का नेचर कैसा रहा है, इसमें वाद विवाद हुए हैं, उनके बारे में है। किस किस के विचार जो पक्ष में हैं, किसके विचार विपक्ष में हैं, अनेक सारे जो विचारक हैं, इनके हमें थॉट प्रोसेस के आधार पर देखने को मिलता है। इसके साथ में जो उत्तर औपनिवेशिकवाद है उसकी बात की गई है, राज्य कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, वैश्वीकरण की बात की गई है और राष्ट्र राज्य की बात की गई है। ठीक है, नेशन स्टेट की बात की गई है, जिसमें अनेक सारी जो राष्ट्र गतिविधियां हैं इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ में हम बात करें तो स्थानीय स्तर के ऊपर शासन प्रणाली है, शासन प्रणालियों की भूमिका हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से शासन प्रणालियों का गठन होता है। ठीक है, अब ये जो शासन प्रणाली है ये हमें देखने को मिलती है किसमें? ये हमें देखने को मिलती है हमारे इसमें। तो इसमें हमने बात की राजनीतिक शासन प्रणालियों की। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, जिसमें निर्वाचन आ जाएगा, ठीक है, उदारवाद आ जाएगा, बहुमत आधारित शासन आ जाएगा, सहभागिता आ जाएगी, पार्टिसिपेंट आ जाएगा, तथा इसके गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसकी बात की गई है। इसके साथ में पैतृकवाद है, ठीक है, अधिकारी तंत्रवाद है, प्राधिकारवाद है, सैन्य तानाशाही है, सर्वाधिकारवाद है। ये एक एक जो कंसेप्ट है, फांसीवाद है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इसमें। फांसीवाद जैसी कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट की बात इस आपकी सिलेबस में की गई है। ठीक है, इसमें उसके बाद में आगे बात की गई है तुलनात्मक राजनीति में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बात की गई है संविधान और संविधानवाद। ठीक है, संविधानवाद के स्वरूप की बात की गई है, विधि के शासन की बात की गई है, रूल एंड लॉ की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में बात की गई है न्यायिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता क्या है, उदारवादी शासन प्रणाली क्या है, संविधानवाद क्या है, आपातकालीन शक्तियां क्या होती है, संविधानवाद का संकट क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं ये हमें देखने को मिलती है हमारे ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में उसके बाद में लोकतांत्रिकरण की बात की गई है, लोकतांत्रिक संक्रमण की बात की गई है और समेकन की बात की गई है। लोकतंत्र में किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और उन गतिविधियों में कौन कौन सी प्रवृत्ति को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में बात की गई है विकास की, डेवलपमेंट की बात की गई है। उसके बाद में डेवलपमेंट में कौन कौन से बिंदु है, जिसमें अल्प विकास है, अंडर डेवलपमेंट है, निर्भरता है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, आधुनिकीकरण है, विश्व व्यवस्था के सिद्धांत है और विकास और लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में बात की गई है शक्ति की संरचनाएं, ठीक है, शासक वर्ग और शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद की बात की गई है। उसके बाद में बात की गई है कर्ता और प्रक्रिया की बात की गई है, निर्वाचन पद्धति की बात की गई है। ठीक है, राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय दल और हित समूह है, राजनीतिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सामाजिक आंदोलन, एनजीओ,
और नागरिक समाज, ये सारे टॉपिक हैं, ये हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के तहत अध्ययन करने हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स अगर अपन अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के में कौन कौन से टॉपिक है उसकी बात की गई है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सी? एक तो होती है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद की बात की गई है। यथार्थवाद में बात करेंगे जिसमें हम मार्गेनथाउ की बात करते हैं, ठीक है। संरचनात्मक मार्क्सवाद की बात की गई है। नव उदारवाद और नव यथार्थवाद की बात की गई है। सामाजिक रचनावाद की बात की गई है। आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये जो सारे टॉपिक हैं ये हमें देखने को मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध के उपागम के बारे में। आगे दे रखा है अवधारणाएं, कौन कौन सी अवधारणाएं? राज्य क्या है, राज्य के बारे में, राज्य की प्रणाली क्या है, गैर राजकीय कर्ता कौन है, शक्ति के बारे में अध्ययन कैसा है, संप्रभुता है, सुरक्षा है, परंपरागत और आधुनिक और गैर परंपरागत और गैर परंपरागत जो तथ्य हैं उनके बारे में हमें बिंदु देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आगे दे रखा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर, संघर्ष और शक्ति के बारे में बात की गई है। युद्ध की बदलती हुई प्रवृत्ति की बात की गई है। पहले क्या होता था, युद्ध में लोग खुद जाकर युद्ध लड़ते थे। आजकल क्या होता है कि परमाणु बम के आधार के ऊपर या टेक्नोलॉजी के युद्ध के आधार पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सामूहिक जो विनाशकारी हथियार है उसके बारे में बात की गई है, उनके निवारण की बात की गई है, संघर्ष और विनियोजन की बात की गई है, ठीक है। और आगे जाकर संघर्ष का रूपांतरण हुआ है, प्रेजेंट में जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, उसका इसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कूटनीति की जो इंपोर्टेंस है उसकी यहाँ डिप्लोमेसी है उसकी बात की गई है, उसको भी इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है। आगे दे रखा है यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना कैसी है, इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, कार्य प्रणाली की बात की गई है। कार्य जो प्रणाली है उसका मूल्यांकन की बात है, शक्ति और विकास के संबंध में दृष्टिकोण की बात है, मानवीय हस्तक्षेप है, अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके बारे में बात की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसके बारे में, इसका जो टॉपिक है इसको हम विस्तार से हम जब पढ़ेंगे, जब इनको आपको एक एक बिंदु को हम विस्तार से बताएंगे, क्या इसकी प्रवृत्ति है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आया, इसका इफेक्ट क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे हमारे सामने आएंगे। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात की गई है, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन तथा ब्रिटन वुड्स सम्मेलन की बात की गई है, ब्रिटन वुड्स प्रणाली की बात की गई है। इसके साथ में दक्षिणी जो संवाद है, उत्तर दक्षिण संवाद जो डायलॉग है उसमें यह है कि नॉर्थ की और साउथ की जो कंट्री है इनके बीच में आपस के संबंध है। विश्व व्यापार संगठन WTO है, G20 कंट्री, जैसे अभी प्रेजेंट में G20 का अध्यक्ष है इंडिया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे देश में। इसके साथ में ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है आपका, G20 है, और दक्षिण एशिया के जो संगठन है, यूरोपीय जो क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन संघ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, ये सारे आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, इस सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ में समसामयिक घटना के बाद में बात करें, करंट कंटेंट की बात करें तो आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरणीय चिंता है, मानव अधिकार है। इसके साथ में इसकी जो अनेक सारे बिंदु है जिसमें गरीबी है, धर्म है, संस्कृति है और राजनीतिक भूमिका है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक टॉपिक के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे इसमें जो 6 नंबर का जो टॉपिक है ये दे रखा है भारतीय विदेश नीति के बारे में। भारतीय विदेश नीति की क्या भूमिका है इसमें, इसके बारे में बात की गई है, जो आपकी एक यूनिट है। भारतीय विदेश नीति में दे रखा है भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण, भारतीय विदेश नीति की के ऊपर दृष्टिकोण है उत्तर औपनिवेशिकवाद है, औपनिवेशिक खत्म होने के बाद उत्तर औपनिवेशिकवाद शुरू हो चुका है, ठीक है। विकासात्मक और उदीयमान शक्ति है उनकी बात की गई है,
उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था है के स्वरूप में भारत की जो पहचान है, ये बात की भारत का कितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का कितना योगदान है, ये सारे बिंदु हमारे विदेश नीति वाले टॉपिक में दे रखे हैं। भारतीय विदेश नीति की जो निरंतरता है और इसमें जो बदलाव हुए हैं समय समय के ऊपर, हमने हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी राजनीति में, हमारे विदेश नीति में हमने बदलाव किए हैं। इसके सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो महत्वता है उसकी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी महत्वता, इसकी इंपोर्टेंस और भारत की परमाणु नीति है, उसके बारे में बात है। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, जिसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ में रूस, यूरोपीय यूनियन, या फिर बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात की गई है कि चाइना के साथ में, अमेरिका के साथ में, रूस के साथ में, ये जो बड़ी शक्तियां हैं इसके साथ में भारत के कैसे संबंध है। भारत अपना जो व्यापार करता है, अपनी जो स्थानीय स्तर के जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो इनके साथ में क्या करता है, इनके साथ में मिलकर आयोजित करता है। तो ये सारे कंप्लीट हमें देखने को मिलता है हमारी विदेश नीति वाले टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद में जो अगला इसमें बिंदु है, ये इसमें दे रखा है हमारी विदेश नीति के तहत में, इसमें दे रखा है हमारे बहुदूरीय दुनिया में भारत के संबंध कैसे हैं, जिसमें दे रखा है हमारे यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध कैसे हैं, ब्रिक्स और आसियान और संघाई सहयोग संगठन के साथ में कैसे हमारे संबंध स्थापित किए गए हैं। इसके साथ में अफ्रीका का जो संघ है, अफ्रीका के जो देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उनके जो आपस में उनकी जो आवश्यकता है उसके आधार पर इन्होंने अफ्रीकन संघ बना रखा है। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय की बात है, गल्फ ऑपरेशन काउंसिल है, ये सारे जो काउंसिल है ये हमारे विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। पड़ोसी जो हमारे देश हैं, नेबरहुड कंट्रीज है, इसके साथ में है कि सार्क है, गुलजार सिद्धांत है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर कार्य करो, ये नीति है। लुक वेस्ट यानी पश्चिमी की ओर देखो नीति। ये सारी नीतियों के बारे में हमें हमारे पास बिंदु देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत का पराक्रम कार्य नीति में संयुक्त राष्ट्र, मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत के जो कार्यक्रम है और इसके साथ में इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की बात है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात की गई है। इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जलवायु परिवर्तन है, अंतर सरकारी पैनल है। ये सारे टॉपिक हमारे विदेश नीति के तहत हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में समुद्री सुरक्षा की बात की गई है, ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई है, एनर्जी की बात की गई है, पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है, प्रवासन तथा शरणार्थियों के बारे में बात की गई है, और जल संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा की बात की गई है। ये सारे टॉपिक हमें विदेश नीति के तहत देखने को मिलते हैं। इसमें से आपकी जो 10 क्वेश्चन है ये हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें, आगे इसमें हमें दे रखा है, इसमें आगे जो दे रखा है वो दे रखा है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। भारत की जो राजनीतिक संस्था है जिसमें संविधान की बात की गई है, ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हम देखें तो भारतीय संविधान का निर्माण की बात की गई है। भारतीय संविधान में जो औपनिवेशिक विरासत है, जो हमारे अंग्रेजों का टाइम था, उसका जो इफेक्ट है उसकी बात की गई है। भारत की संविधान के निर्माण की जो भारतीय संविधान निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, जिसमें गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं, नेहरू का जो योगदान है, ये सारी डिटेल अध्ययन की बात की गई है। संविधान सभा के जो गठन है इसकी बात की गई है। इसके जो वैचारिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी बात की गई है। संवैधानिक बहसों के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, और जो हमारे जो संविधान का दर्शन है उसकी उद्देशिका है, जिसको प्रेम्बल बोलते हैं। प्रेम्बल के बारे में हमारे इसके साथ में मूल अधिकार है, मूल अधिकारों की संख्या है, मूल अधिकारों का इफेक्ट है। भारतीय विदेश नीति के साथ में हमारे जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो हमारे राज्यों को दे रखे हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। भारत में संविधानवाद की महत्वपूर्ण भूमिका, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, और साथ में मौलिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण
बिंदु दे रखे हैं, इसकी बहस की बात की है, संविधान सभा में संबोधन की बात है, केंद्रीय कार्यपालिका की बात की गई है, केंद्रीय कार्यपालिका में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है और संसद की भूमिका है, जो संसदीय समितियां हैं उनके बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायिक समीक्षा है और जो जुडिशरी एक्टिविज्म है, ये सारे टॉपिक हमारे यहाँ इसमें दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, आगे हम बात करें तो इसमें दे रखा है आगे हमारी जो राज्यों की कार्यपालिका है, राज्यों की कार्यपालिका की भूमिका है, इसके साथ में राज्य विधानमंडल है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की पोस्ट है, राज्य विधानमंडल है, भारत में संघवाद है, केंद्रीय परक संरचना है, इसके साथ में यह है कि इसके खूब सारे जो प्रावधान है, अंतर सरकारी जो प्रोविजन है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायिक परिषद है, उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं, निर्वाचन प्रक्रिया है और साथ में निर्वाचनों से सुधार है, जो इलेक्शन रिफॉर्म है। ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया, भारत में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया, संचालन, नियम और इसमें चुनाव सुधार, स्थानीय शासन के ऊपर कार्य पद्धति और सुधार की बात की गई है हमारे इसी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ में जो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद में जो अगली जो यूनिट है हमारी, इस यूनिट का जो एक दो लाइन और बच गई है, इसमें दे रखा है संवैधानिक और सांविधिक निकाय, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, SC ST और महिला आयोग, इसके साथ में मानवाधिकार आयोग और साथ में अल्पसंख्यक आयोग, SC ST माइनॉरिटी और जो हमारा मानवाधिकार आयोग है, इन सारे तथ्यों के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये हमें देखने को मिलते हैं इसमें। और आगे जो अगली यूनिट है वो बात की गई है, आठवीं जो यूनिट है हमारी, ये भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं में हमें देखने को मिलते हैं जो पॉइंट है वो आपके सामने अभी डिस्कस करते हैं हम, कौन कौन से पॉइंट है। इसमें है राज्य, अर्थव्यवस्था और विकास, भारतीय राज्य की प्रवृत्ति, इसके साथ में राज्य प्रकृति के साथ में विकास योजना मॉडल, नव आर्थिक नीति, वर्दी तथा मानव विकास की बात की गई है। ये तो इसमें एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ की बात की गई है। पहचान की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, जिसमें आ जाएगा रिलीजन, धर्म आ जाएगा, जनजाति आ जाएगी, जाति, कास्ट, और इसमें क्षेत्र आ जाएगी, लैंग्वेज आ जाएगी, भाषा आ जाएंगी, इनके आधार पर पहचान की बात है। सामाजिक आंदोलन के आधार पर हम बात करें, सामाजिक आंदोलन के आधार पर हम बात करें तो इसमें है जो दलित पॉलिटिक्स, इसके साथ में जनजातीय, महिलाएं, किसान और श्रमिकों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। नागरिक समाज के समूह है, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक अभियान समूह है, राजनीति का क्षेत्रीयकरण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक और आर्थिक इकाइयों के रूप में राज्य, उप क्षेत्रीय क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों की मांग पर लगातार हमारे नए राज्यों के, जैसे मान लीजिए यूपी के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 4 मतलब स्टेट बनाना चाहिए। बड़ा जो स्टेट होते हैं, जो राज्यों की अगर संख्या, अगर आकार अगर बड़ा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसका डेवलपमेंट धीरे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। भारत में जेंडर तथा राजनीति की बात की गई है, समानता और प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए मुद्दों की बात की गई है। राजनीतिक दलों की विचारधारा, राजनीतिक आधार, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, स्थानीय जो चुनाव है, स्थानीय जो राजनीति है, सहभागिता है, चुनावी प्रतिनिधित्व है, कंपटीशन है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है, उभरती हुई प्रवृत्तियां हैं, ये सारी हमें देखने को मिलती है। हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है ये इसमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, आगे हम देख सकते हैं जो लोक प्रशासन का जो टॉपिक है, लोक प्रशासन का जो टॉपिक है इसमें हमें देखने को मिलता है लोक प्रशासन का अर्थ, विकास, लोक और निजी, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, उपागम, राजनीतिक प्रणाली और निर्णय निर्माण और परिस्थिति उपागम, ये सारे टॉपिक हमें देखने को
मिलता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं तो राजनीतिक लोक प्रशासन के सिद्धांत, उसकी अवधारणाएं, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, युग में लोक प्रशासन, नव युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रवृत्ति, प्रेजेंट में जो प्रशासन है नौकरशाही है, इसके बदलते स्वरूप के बारे में बात हो रही है यहाँ, ठीक है। संगठन के सिद्धांत, नियम, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, नव संबंध सिद्धांत, ये सारे टॉपिक हैं लोक प्रशासन के हैं। ये एक यूनिट लोक प्रशासन के बारे में। संगठन के प्रबंधन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा के सिद्धांत, संगठन के संप्रेक्षण, संगठन में जो कम्युनिकेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है उसकी बात चल रही है यहाँ। सिद्धांत और नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेक्षण के नियम, संगठन में सूचना प्रबंधन, संगठन में संघर्ष के प्रबंधन, मेरी पार्कर फोलेट का सिद्धांत है इसमें। उद्देश्य आधारित प्रबंधन में पीटर डेकर के बारे में बात की गई है। ये सारे जो टॉपिक हैं ये हमारे लोक प्रशासन से लोक प्रशासन से संबंधित है, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके साथ में इसमें दे रखा है हमारे जो लास्ट टॉपिक है, ये दे रखा है भारत में शासन विधि तथा लोक विधि। भारत में शासन विधि तथा लोक विधि है, इसकी बात कर लेते हैं हम। भारत में शासन विधि तथा लोक विधि, इसके तहत हमारे सामने देखने को मिलते हैं शासन, सुशासन, लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, नियंत्रण और संतुलन के लिए स्थानीय तंत्र, कार्यपालिका, विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजट का नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण और विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, शासन के सांस्थानिक तंत्र, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत ग्रास रूट मतलब जमीनी स्तर के ऊपर जो काम है, शिकायत निवारण प्रणाली, और इसके साथ में ये लोकपाल है और लोकायुक्त है, इनकी बात की गई है, ठीक है। ये जो विदेशी संस्था है इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ग्रास रूट मतलब जमीनी स्तर के ऊपर शासन, पंचायती राज संस्थाएं और उनकी कार्य पद्धति, कार्य योजना, योजना तथा विकास, विकेंद्रीकरण योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NITI आयोग, ये हमारा नीति आयोग है। इसके साथ में सामाजिक और आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, और इनके साथ में हमारे से जुड़े हुए हैं, इसमें मनरेगा जुड़ा हुआ है और ITR जुड़ा हुआ है, और इसके विशेष संबंध में लोगों से जुड़ी हुई जितनी भी परियोजना है, ये सारी हमारी जो 10 यूनिट थी ये हमें देखने को मिलती है UGC नेट पॉलिटिकल साइंस। UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, नेट JRF का जो सिलेबस है ये हमें देखने को मिलता है। UGC नेट JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेशनल एलिजिबल टेस्ट, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसका जो सिलेबस है, ये जो पाठ्यक्रम है ये हमें देखने को मिलता है। अब इनकी डिटेल जो ये जो हमारा सिलेबस था, इसका जो डिटेल अध्ययन है ये हमें टॉपिक वाइज प्रत्येक यूनिट के हिसाब से हम आपको बेसिक कंसेप्ट के आधार पर हम आपको पूरा जो कोर्स है इसको कंप्लीट करवाएंगे। आपने इस सिलेबस को ठीक से जाना, इससे कोई भी रिलेटेड है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।